छोड़ दी गई है किस पर? संविधान पर या परंपरा पर? परंपरा पर, संसदीय कन्वेंशन पर, संसदीय संस्कृति भी बोल सकते हो, संसदीय परंपरा पर यह चीज छोड़ दी गई है कि यदि आप चुनाव हार गए हो और लोकसभा में आपका बहुमत न रह गया हो तो खुद ही मंत्रिपरिषद को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह बात कहीं लिखी नहीं हुई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दूसरा नोट करेंगे, देखिएगा, धन विधेयक के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति को उस पर सहमत होना पड़ेगा। राष्ट्रपति को उस पर सहमत या हस्ताक्षर करना पड़ेगा। सहमत होने पर हस्ताक्षर करेगा उसे। क्या यह बात नहीं लिखी हुई है? नहीं, मनी बिल वाले आर्टिकल में भी यह बस बात लिखी हुई है, राष्ट्रपति साइन करेगा, है ना? राष्ट्रपति साइन करेगा तो हर विधेयक में है, राष्ट्रपति साइन करेगा तभी विधेयक कानून बनेगा, एक्ट बनेगा, ये तो हर जगह है ना। लेकिन करना ही पड़ेगा यह नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी करना ही पड़ता है। क्यों? क्या कारण बता चुका हूं क्लास में, याद है किसी को? क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि यह मान लिया जाएगा कि भाई राष्ट्रपति की सहमति तो पहले से ही है। भाई आपने रिक्वेस्ट की, संविधान जिस हिसाब से लिखा हुआ है उस हिसाब से देखने में ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ने जब रिक्वेस्ट की तब यह धन विधेयक उतारा गया है। तो जो चीज राष्ट्रपति की रिक्वेस्ट पर, आग्रह पर संसद में उतारी गई है साइन के लिए, है ना, उसे क्या, उस पर क्या राष्ट्रपति पॉकेट बिल लगा सकता है? नहीं लगा सकता। राष्ट्रपति ने तो कहा, तभी तो उतारा गया धन विधेयक। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो यह एक संसदीय संस्कृति है, संसदीय परंपरा है, जिसके तहत धन विधेयक को राष्ट्रपति को साइन करना ही करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या संविधान संशोधन अधिनियम भी क्या ऐसा है? जी नहीं है ऐसा। उसमें भी साइन करना ही करना है, लेकिन यह बात संसदीय परंपरा के तहत नहीं है, यह बात अनुच्छेद 368 में लिखी हुई है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नोट करिएगा, ठीक है? लेकिन ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिए, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा अनिवार्यतः समर्थित किसी संसदीय संस्कृति के तहत नहीं, किसी संसदीय संस्कृति के तहत नहीं, बल्कि किसके तहत? अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत, बल्कि अनुच्छेद 368 कितनी बार बता चुका हूँ ये चीज, संविधान संशोधन अधिनियम, अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। समझ में आ गया? अंत में लिख दिया क्या रहता है, जो भी लिखा है उसके अनुसार लिख लीजिए हिंदी में, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं तीसरा चीज। ये तो समझ में आ गया ना? आर्टिकल 368 में बात लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितना भी होगा, संविधान संशोधन जितना भी होगा, उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही करने हैं। मनी बिल में यह बात नहीं लिखी हुई। मनी बिल के जो प्रावधान है, जो आर्टिकल अनुच्छेद है, उसमें यह बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन फिर भी संसदीय परंपरा के अंतर्गत, संसदीय संस्कृति के अंतर्गत प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि अनुमोदन, आग्रह किसकी ओर से आया था?
राष्ट्रपति की ओर से ही आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा। इसके अलावा एक आपको कल भी बताया इस बारे में कि हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं, कौन कौन से? 3 सत्र होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है बजट सत्र, फिर दूसरा होता है मानसून, और तीसरा कौन सा होता है? विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र। यह बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है? किस अनुच्छेद में लिखी हुई है 3 सत्र होगा? नहीं, 3 ही सत्र होगा, यह बात 112 वाली बात नहीं, बजट की बात नहीं कर रहे हम यह पूछ रहे हैं कि भैया किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि 3 ही सत्र होंगे? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि एक साल में 3 सत्र चलाना यह एक संसदीय परंपरा का अनुसरण मात्र है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नोट करेंगे, तीसरा कमीशन नोट करिए। देखिए एक वर्ष में 3 निरंतर सत्र चलाना। निरंतर सत्र यानी कि सत्र लगातार चल रहा है, फिर बीच में गैप है, फिर सत्र चल रहा है। तो 3 निरंतर सत्र चलाना संसदीय परंपरा का ही अनुसरण है। क्या और सत्र नहीं चल सकते? चल सकते, ठीक है। क्या और सत्र नहीं चल सकते? चल सकते, एकदम चल सकते हैं। मेरी बात समझ? आपातकाल में और भी सत्र चल सकते हैं। कोई आफत आ गया, कोई परेशानी आ गई है ना, तो और भी सत्र बुलाए जा सकते हैं, चलाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के कहने पर। क्या मेरी बात क्लियर? लेकिन 3 सत्र परंपरा के रूप में चले आ रहे हैं, यानी चौथा सत्र को बुलाना पड़ेगा, तो एक तरह से परंपरा की अवहेलना है। और उस परंपरा की अवहेलना का कोई स्पष्टीकरण होना चाहिए, कोई स्पष्टीकरण होना चाहिए। परंपराएं ऐसे ही नहीं तोड़ी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली है कि परंपरा ऐसे ही नहीं तोड़ी जाएगी। परंपरा संवैधानिक प्रावधानों से कम मूल्य नहीं है ना, कम मूल्य की नहीं है, उनके मूल्य भी संवैधानिक प्रावधानों के बराबर ही है। ऐसे ही नहीं तोड़ी जाएगी। अगर तोड़ी जा रही है तो उसके पीछे सरकार को या एक स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा करना पड़ा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, नोट करिएगा। अच्छा, इसके अलावा बजट की डेट में वाली चेंज हुआ है ना, बजट की डेट चेंज हुई थी एक बार, आपको पता है ना, 5-6 साल पहले शायद बजट की डेट चेंज हुई। वो क्या किया गया है? पहले मार्च में स्टार्ट किया गया था, अब कब कर दिया गया है ना? अब 1 फरवरी से बजट का डिस्कशन स्टार्ट था, बजट पे विचार स्टार्ट होता है। यह चेंज हो गया। पहले जब क्या चला था, पहले मार्च के अंतिम में अप्रैल तक डिस्कशन हो रहा है बजट पर, अब फरवरी से स्टार्ट हो गया। फरवरी मंथ के अंदर ही बजट डिस्कशन कर लेना है। उसका कारण पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने ऐसा क्यों किया, तो सरकार ने कारण बोला कि एक लेखानुदान होता है, वो भी हम पढ़ेंगे भी, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, लेखानुदान। उसके लिए हमें लगता है कि लेखानुदान के लिए है ना, और विभिन्न मंत्रालयों को उनके जो काम किए जाने के लिए जो पैसा अलॉट होना है, अगर वह सही समय पर अलॉट नहीं होता है तो सारी योजनाएं धीमी गति से होती हैं, सारी योजनाएं कहीं ना कहीं पीछे हो जाती हैं। इसीलिए बजट सेशन हम थोड़े से पहले कर लेते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो स्पष्टीकरण मांगा सुप्रीम कोर्ट ने और देना पड़ा। यह दिखाता है कि बाध्यता तो है लेकिन कानूनी बाध्यता नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नोट करेंगे इस बात को। लिखिए, कल वैसे बताया था इस बात को, नहीं बताया? लिखिएगा, कोई प्रस्तावना लिख लीजिए। यदि किसी परंपरा की अवहेलना, यदि किसी परंपरा की अवहेलना यानी उल्लंघन किसी कारणवश हो रही है, यदि किसी परंपरा की अवहेलना किसी कारणवश हो रही है, तो ऐसे में है ना, सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है। स्पष्टीकरण
समाप्ति का अधिकार। अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं संसद यह तुम्हारी लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में एक क्या है, स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे कुछ तो बोला कोई। लोकसभा का अध्यक्ष, इसे अध्यक्ष बोलते हैं। फिलहाल इंग्लिश में बोलते हैं लोकसभा का स्पीकर इसे बोलते हैं, और राज्यसभा में चेयरमैन बोलते हैं। क्या होगा इसमें? तो लोकसभा का स्पीकर सामान्य तौर पर चुना जाता है किस पार्टी से? जिसकी सरकार और जिसकी बहुमत। क्या मेरी बात क्लियर है? लोकसभा का अध्यक्ष बहुमत वाली पार्टी से चुना जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? या जिसकी सरकार है उससे चुना जाता है, जिसका मंत्रिपरिषद उससे चुना जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? लोकसभा में स्पीकर के नीचे भी एक पद होता है। क्या होता है? डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष, ये कौन होता है? ये कौन सी पार्टी से होता है? विपक्षी पार्टी से या रूलिंग पार्टी से? विपक्षी पार्टी से क्यों होगा? दोनों पार्टी से नहीं। संसदीय परंपरा के अनुसार भाई स्पीकर के पद पर है इंसान जो, हालांकि उसे तो अपनी पार्टी को जैसे स्पीकर के पद पर बैठा वैसे भूल जाना चाहिए। क्या मेरी बात सुन रहे? नहीं समझे बात? जैसे वो स्पीकर के रोल में आ गया, अपनी पार्टी को भूल जाना चाहिए, उसे स्पीकर के दायित्वों का सही से निर्वहन करना चाहिए, उसके लिए सारे सदस्य समान होने चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहता है क्या? तुरंत नहीं होता है। क्या होगा? कभी कभी ऐसा होता है, कई बार एग्जाम लगता है ना? सुमित्रा महाजन बैठी हुई है, सपोज बहुत पहले की बात है, 10-18 है ना? और सुमित्रा महाजन क्या हुआ इनके समय? बवाल हो गया। क्या बवाल हुआ? कि बीजेपी वाले शोर कर रहे हैं और कांग्रेस वाले शोर कर रहे हैं, दोनों मिलकर शोर कर रहे हैं, हम किसी से कम नहीं है। इन्होंने कांग्रेस वाले एमपी को बाहर का रास्ता, सदन के बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि ये खुद किस पार्टी से थी? बीजेपी की पार्टी से। ऐसा इन पर आरोप लग गया कि आप खुद बीजेपी के हैं, वो भी वही बात बोल रहे हैं, हम भी वही बात बोल रहे हैं, हमें बाहर निकाल दिया गया, उन्हें बाहर नहीं निकाला गया। अगर आप बाहर निकाले तो उन्हें भी तो बाहर निकालिए। क्या मेरी बात क्लियर? तो कभी कभी जाने अनजाने इस तरह की चीजें हो जाती हैं, क्योंकि जो आदमी स्पीकर के पद पर बैठा है ना, वो तुरंत अपना राजनीतिक मुंह अपने घर से नहीं छोड़ सकता। छोड़ देना चाहिए, लेकिन इन प्रैक्टिस असल में ऐसा होना बड़ा कठिन है। क्या मेरी बात क्लियर? ऐसे में अगर डिप्टी स्पीकर भी उसी पार्टी का कर दोगे, सारे लोकसभा के अधिकारी, सारे लोकसभा के जो वरिष्ठ पद पर हैं, वो केवल रूलिंग पार्टी से यानी कि सरकार वाली पार्टी से आ जाएंगे। तो क्या सदस्य, जो छोटे सदस्य हैं इनके मुकाबले में, क्या सेफ फील करेंगे? क्या लोकतंत्र फील करेंगे? नहीं। कुछ बोल रहे हैं, दोनों मिलकर बाहर भगा दे रहे हैं। इसका आपको स्पीकर अध्यक्ष अपने मनमाने तरीके से, रवैये से काम ले रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो संसद की गरिमा बनी रहे, संसद की गरिमा बनी रहे, इस वजह से क्या किया जाता है कि डिप्टी स्पीकर एक उपाध्यक्ष किससे लिया जाता है? विपक्षी दल से लिया जाता है, अपोजिशन पार्टी से लिया जाता है। जो जीत कर आ रहा है उसे तो सरकार मिल गई, बहुमत की सरकार। अब विपक्षी दल कौन सा होता है? मुख्य विपक्षी दल कौन सा होता है? जो सेकंड वाला मुख्य विपक्षी दल की अपनी परिभाषा है। क्या नहीं? केवल द्वितीय स्थान ग्रहण करने वाले को विपक्षी दल नहीं मान लेंगे। अच्छा, अगर दो के बराबर आ गए तब क्या करोगे? अगर दो पार्टी के बराबर एमपी आ गए विपक्षी दल में, समझ रहे हो ना? लेट अस सपोज कांग्रेस के भी 100 एमपी जीते और 100 एमपी
सपा के बीच, लेट अस सपोज करते हैं सपा के बीच जीत गए, ठीक है, अब विपक्षी दल कौन रह जाएगा? इन दोनों में जिसकी लोकप्रियता सबसे अधिक होगी। ऐसे नहीं करते, क्या बात क्लियर है? आपस में इसमें चुनने का मौका दिया जाएगा कि आपसी रजामंदी से एक विपक्षी दल तय हो जाए और उसका एक लीडर हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर उसके बाद भी सहमति नहीं बन रही है, अब विपक्षी दल की एक और परिभाषा है कि एक मिनिमम उसके बाद 1/10 या कुछ ऐसी सीट की संख्या होती है, देखेंगे भी हम कि लगभग 1/10 है ना, 1/10 है, जितने भी सीट है लोकसभा में उसका 1/10वां हिस्सा तो उसके पास कम से कम होना चाहिए। इस तरह की परिभाषा। अगर उससे भी कम हो गया तो फिर विपक्षी दल कैसे डिसाइड करेंगे? यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि सरकार में नहीं है उसके नेता को उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार वाली पार्टी को जो बहुमत में थी उसे किसी भी रूप में किसी भी हाल में उसका उपाध्यक्ष नहीं चुना जाएगा, ताकि शक्तियों का संतुलन बना रहे, कुछ हद तक बना रहे। मेरी बात है, सारी की सारी शक्तियां सारी की सारी, भाई लोकसभा का ऑफिस है ना, और उस ऑफिस के सारे वरिष्ठ अधिकारी अगर सरकार के ही किसी एक सरकार किसी एक पार्टी के हो गए तो क्या वहां भेदभाव नहीं होगा? तो उस पे रोकथाम लगाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए क्या कोशिश की जाती है कि विपक्षी दल के नेता को क्या बना दिया जाए? विपक्षी दल के नेता को नहीं बोलेंगे, लेकिन विपक्षी दल के द्वारा चुने गए आदमी को उपाध्यक्ष बना दिया जाए, चुने गए एमपी को, सांसद को उपाध्यक्ष बना दिया जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अनिवार्य होता है सिर्फ। हाँ, अनिवार्य नहीं, अब वही बात है, सांस्कृतिक परंपरा, तो परंपरागत तौर पर अनिवार्य है कि कोई अनुच्छेद नहीं लिखा हुआ इस पर। क्या मेरी बात क्लियर है? एक परंपरा है, इसी का अनुसरण अभी तक किया गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर कभी इसमें किसी तरह का परंपरा भंग हो रही है, बाई चांस भंगी हो गई है ना, लेट अस सपोज सारी की सारी सीट कोई एक ही पार्टी बीजेपी या कांग्रेस जीत गई, अब विपक्षी दल कहां गया? समझ रहे हो ना? क्या लिखा है संविधान में? नहीं लिखा है। मेरी बात समझ आई? देखो, पॉलिटी पढ़ते पढ़ते शुरुआत में बताया है, कभी कभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से सामना हो जाएगा। हाइपोथेटिकल क्या होता है? जो अभी तक नहीं हुआ है। तो जो अभी तक नहीं हुआ है उस पर किसी तरह का डिस्कशन भी अभी नहीं हुआ, विचार विमर्श उस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का डिसीजन नहीं लिया है। और क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर वो जानता है ना, कि हम सुप्रीम कोर्ट का है नहीं, हम तो अभी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो वो वही से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो वही क्वेश्चन पूछेगा जो अभी तक हो चुका है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सामान्य तौर पर क्या होता है, उपाध्यक्ष विपक्षी दल का होता है। अगर विपक्षी दल कोई एक नहीं बन पाया है तो विपक्षी दलों का गठबंधन होगा, उसका एक नेता, या आपसी रजामंदी से कोई एक नेता। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से इस बहुमत वाली सरकार का कोई भी बोलबाला नहीं रहेगा, कुछ भी बोल नहीं सकती कि इसे उपाध्यक्ष बनाओ, या फोर्स नहीं कर सकती, दबाव नहीं डाल सकती कि इसे उपाध्यक्ष बनाना ही बनाना। क्या मेरी बात क्लियर? कोई समस्या तो नहीं है ना? ठीक है। इससे क्या मेंटेन करना बताइए मैंने? इससे कहीं ना कहीं शक्तियों का संतुलन बराबर बना रहता है। ऑफ कोर्स बराबर तो नहीं है ना, जो जीता है उसी की बात मानी जाएगी, तो बात सही है। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर कहीं ना कहीं अगर अपोजिशन पार्टी का है तो अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं, जो विपक्षी दल के जो सांसद हैं, वो भी कहीं ना कहीं समझेंगे कि हमारी भी कोई बात सुनने वाला है यहाँ संसद। ऐसा नहीं कि हमारी बात पूरी तरह से इग्नोर कर दी जाएगी, हम कुछ बोलेंगे तो हमें संसद से निकाल के फेंक दिया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट करो इस बात को, लिखिए। देखिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्षी दल से ही चुना जाएगा, उपाध्यक्ष को, डिप्टी स्पीकर को विपक्षी दल से ही चुना जाएगा, विपक्षी दल से ही चुना जाएगा यदि स्पीकर यानी कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल का हो, सत्तारूढ़ दल का हो, या सत्ताधारी बदल
एक पार्टी जीत के आई है, उसी का बहुमत है लोकसभा में, है ना, तो वो जिसे चाहेंगे उसी को तो स्पीकर बना देंगे, जिसके फेवर में, जिसके समर्थन में वोट डालेंगे, और जिसे उनकी पार्टी, जिस नेता को उसकी पार्टी का समर्थन प्राप्त होगा, जिस व्यक्ति को बीजेपी का, जिस व्यक्ति को कांग्रेस का, जो भी जीते उसका समर्थन प्राप्त होगा, वही स्पीकर बन जाएगा। अब एक बार स्पीकर बन गया तो डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष कौन बनेगा? किसी भी हाल में विपक्षी दल का ही बनेगा, किसी भी हाल में, समझ रहे हो ना, सत्तारूढ़ दल का नहीं बनेगा। अगर विपक्षी दल नहीं भी है, उपस्थित नहीं है, तो कोई भी अन्य व्यक्ति बनेगा। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, कोई नहीं जीता सर, है ना, सर कोई विपक्षी दल है नहीं, पूरा का पूरे सारे के सारे सांसद केवल एक ही पार्टी, लेट अस सपोज बीजेपी के, तो उपाध्यक्ष मजबूरी में किसे बनाना पड़ेगा? मजबूरी में बीजेपी वाले को बनाना पड़ेगा, वह परंपरा अवहेलना हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? परंपराएं किसे बोलते हैं भाई? परंपराएं जो चली आ रही है ना, अभी तक ऐसा अभी तक नहीं टूटी है। कोई ऐसी चीज आ गई तो शायद तोड़नी पड़े, समझ में आ रहा है ना? लेट अस सपोज कोई ही व्यक्ति यहाँ पर किसी और पार्टी की जीत के आए, बाकी किसी अन्य पार्टी है, बीजेपी के हैं, तो इन्हीं दो में से किसी एक को डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाएगा। नहीं समझे बात? क्या मेरी बात समझ में आई? अब एक ही में क्या होगा नहीं होगा, परंपरा अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं तो पता, ठीक है। लेकिन यह परंपरा है कि यदि स्पीकर के पद पर सत्तारूढ़ दल का आदमी है तो डिप्टी स्पीकर के पद पर कौन होगा? कौन होगा? क्या मेरी बात क्लियर है? ये नॉन रूलिंग पार्टी होगी। नॉन रूलिंग पार्टी समझ में आ गया? यानी कि जो सत्ता में नहीं, वही आदमी होगा। अगला लिखते हैं, अगला नोट करिएगा, अगला नोट करिएगा। एशियाई नाम सुना आपने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में क्या बोलते हैं? महान्यायवादी, है ना। तो महान्यायवादी को कौन चुनता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। क्या मेरी बात किया है? तो एक तरह से महान्यायवादी को नियुक्ति कौन दिलवा रहा है? सरकार दिलवा रही है। सरकार डिसाइड करती है कि यदि उसके खिलाफ कोई केस होगा तो कौन व्यक्ति वह केस देखेगा, लड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उसी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, वह व्यक्ति, वह एडवोकेट जो कि सरकार का वकील है एक तरह से। लेट अस सपोज आपने कोई केंद्र सरकार के खिलाफ केस कर दिया कि मुझे शिक्षा नहीं मिल रही है, जबकि संविधान में लिखा है शिक्षा का अधिकार। मेरी बात सुनें, तो आपकी ओर से तो आपका वकील रहेगा, सरकार की ओर से कौन रहेगा? महान्यायवादी। क्या मेरी बात क्लियर? अब ऐसा व्यक्ति सोचो जो किसी सरकार द्वारा अपॉइंटेड है, नियुक्त है, क्या वह सरकार का प्रिय नहीं होगा? होगा। जिस सरकार के प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ने किसी को रिकमेंड किया है तो उसका भी प्रिय होगा। और ऐसे में अगर सरकार गिर जाती है तो क्या वही महान्यायवादी दूसरी सरकार के प्रति उसी निष्ठा से काम करेगा? ऐसा कहना मुश्किल है। अपने एडवोकेट का चुनाव करना तो सरकार का हक होना चाहिए ना? मेरी बात सुन रही? अपने एडवोकेट का, अपने वकील का चुनाव करना तो सरकार का हक होना चाहिए। अगर सरकार गिर गई तो महान्यायवादी को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब यह बात कहीं लिखी नहीं हुई है, लेकिन होता यही है, संसदीय परंपरा, संसदीय संस्कृति के अनुसार। क्या मेरी बात क्लियर है? देखोगे, देखिए, सरकार के गिरने की स्थिति में महान्यायवादी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। महान्यायवादी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक पॉइंट और जो आते ही मैंने आपको शुरुआत में सुनाया, बताया, कार्यवाहक सरकार वाला वो लिख लेते हैं। क्या कार्यवाहक सरकार के बारे में संविधान के किसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कार्यवाहक सरकार होती है ना?
जो बीच का टाइम पीरियड होता है किसी नई सरकार के, किसी पुरानी सरकार के जाने का और किसी नई सरकार के आने का, वो बीच का समय एक कार्यवाहक सरकार के रूप में पुरानी सरकार ही देख रही होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? यह संवैधानिक प्रक्रिया कहीं भी प्रावधानों में किसी भी अनुच्छेद में उल्लिखित नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? यह एक परंपरा के तौर पर उसका अनुसरण किया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? नोट करिएगा, लिखिएगा। अच्छा, क्यों किया जा रहा है? अच्छा, ये संवैधानिक परंपराएं क्या आपको लग रहा है कि ये गैर संवैधानिक है या असंवैधानिक है? गैर संवैधानिक है या असंवैधानिक है? असंवैधानिक। कितने लोग कह रहे हैं असंवैधानिक? कोई तो बोल दिया करो, सभी सही आंसर बता रहे हैं तो क्वेश्चन क्या मतलब दे रहे हैं? अच्छा, असंवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक है। क्या अंतर होगा दोनों में? जो संविधान के खिलाफ हो, और गैर संवैधानिक का मतलब जिसका संविधान में वर्णन ना हो। सही बात है, संसदीय परंपरा का सीधे तौर पर संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी संवैधानिक वैधता होती है। क्यों होती है? जैसे अभी एग्जाम्पल दिया तो मैंने कि 3 सेशन होंगे, 3 सत्र होंगे, यह एक संसदीय परंपरा है। क्या इसकी संवैधानिक वैधता है? क्या 3 सत्र होने की संवैधानिक वैधता है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि 2 सत्रों के बीच में कितने गैप नहीं होना चाहिए? 6 महीने गैप नहीं होना चाहिए। तो हो गए 3 सत्र संवैधानिक वैधता के अनुसार। क्या मेरी बात क्लियर है? संविधान में ना लिखा होना और संवैधानिक वैधता होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? संवैधानिक रूप से वैध है भाई। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि 2 सत्रों के बीच में गैप 6 महीने के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो हमने बुला ली 3 सेशन। सही बात है। कहीं ना कहीं संविधान के प्रावधान इन संसदीय संस्कृतियों को, इन संसदीय परंपराओं को बल प्रदान करने का काम करते हैं। संविधान में नहीं लिखा है कि कार्यवाहक सरकार होना चाहिए। संविधान में किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ है कि कार्यवाहक सरकार होनी चाहिए, होनी चाहिए। एक नई सरकार जाएगी, पुरानी सरकार जाएगी, नई सरकार आएगी, तो बीच में कोई देखने वाला होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात में होना चाहिए। क्या मेरी बात सुनाई? लेकिन कहीं भी संविधान में जिक्र नहीं है। एक संवैधानिक परंपरा के अनुसार हम अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई आर्टिकल, क्या कोई अनुच्छेद इस संसदीय परंपरा को बल देता है? क्या कोई अनुच्छेद इस संसदीय परंपरा को बल प्रदान करता है कि हमेशा और हमेशा एक कार्यवाहक सरकार होनी ही होनी चाहिए देश में? कौन सा अनुच्छेद? फोन क्यों चला रहे हैं तुम लोग? टिंग टिंग बज रहा है। चलो, कौन सा अनुच्छेद बताओ? वेरी गुड। हमेशा और हमेशा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के साथ रहेगा। बताया था अनुच्छेद 74। ठीक है, अनुच्छेद 74 इस बात को संवैधानिक बल दे रहा है, संवैधानिक वैधता दे रहा है कि एक कार्यवाहक सरकार होनी चाहिए। सीधे तौर पर नहीं लिखा हुआ है कार्यवाहक सरकार होनी चाहिए, लेकिन जब हम संविधान पढ़ेंगे तो हम देखते हैं संविधान में बात लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन, यानी कि राष्ट्रपति को अकेले नहीं रहना है। वो सारा का सारा कार्य या अधिकतर कार्य कैसे कर रहा है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर रहा है, और मंत्रिपरिषद उसे गाइड करने के लिए, भाई विभिन्न मंत्रालय बहुत सारी चीजें हैं, उसे गाइड करने के लिए हमेशा हमेशा होना चाहिए। और मंत्रिपरिषद कैसे रहेगा जब पुरानी सरकार चली गई? कार्यवाहक सरकार के रूप में। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो याद ये रखना है, संसदीय परंपराएं कहीं ना कहीं कुछ बल लेती हैं। किससे? संविधान के अनुच्छेदों से, संविधान के प्रावधानों से, लिखित प्रावधानों से। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो किस बात, देखो
हालांकि देखो, हालांकि सीधे तौर पर संविधान में कहीं भी कार्यवाहक सरकार का कोई जिक्र, कोई उल्लेख अब तो नया सेंटेंस निकलेगा। हालांकि सीधे तौर पर बहुत धीरे क्यों भाई, कोई कार्यवाहक सरकार, कोई कार्यवाहक सरकार, थोड़ा सा, हालांकि सीधे तौर पर संविधान में कोई कार्यवाहक सरकार, किसी कार्यवाहक सरकार के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी संसदीय परंपरा के तहत राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति के पास सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद हमेशा होना चाहिए। राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का होना जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, मेरी बात सुनाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? कौन सा अनुच्छेद इसे संवैधानिक वैधता प्रदान कर रहा है? देखो अनुच्छेद 74, ये ऐसे लिखो, ऐसे देखो सारे संस्कृतियों को संवैधानिक वैधता किसी न किसी अनुच्छेद से अप्रत्यक्ष रूप से मिल रही होती है। ठीक है, उदाहरण अनुच्छेद 74। ठीक है, अनुच्छेद 74 लिखो, राष्ट्रपति डैश मंत्री परिषद, राष्ट्रपति डैश मतलब पूरा लिखवा नहीं रहा हूं, समझाने के लिए है। ठीक है, जब लिखना होगा तो पूरा लिखना, अभी मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूं कि अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के पास हमेशा एक सलाह देने वाला एक समूह होना चाहिए मंत्रिपरिषद के रूप में। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर सरकार गिर गई, सरकार चली गई, तो राष्ट्रपति अकेला पड़ जाएगा। और क्या वह अकेला राष्ट्रपति क्या देश की संसद को या देश को संभालने लायक है, योग्य है? नहीं, देश बहुत बड़ा है भाई। कितने लोग हैं हम लोग? 140 करोड़, मेरे और बढ़ गए 144-45 करोड़ है ना। हर सुबह आधा करोड़ बढ़ जा रहा है, नहीं समझे बात? ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हम लोग। तो इतने सारे लोग हैं, ठीक है, तो उसे अकेले, इतनी बड़ी देश की संसद है, इतने सारे काम हैं, क्या वो अकेले राष्ट्रपति देख पाएगा? अगर अध्यादेश ही लाना है तो क्या अकेले ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। इसीलिए हमेशा और हमेशा एक कार्यवाहक सरकार होनी चाहिए जिसका मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को गाइड कर सके। लेकिन फिर भी एक बहुत सिंपल सी बात बताओ, क्या यह कार्यवाहक सरकार क्या महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई कानून बनाने के योग्य है, सक्षम है? नहीं है कि है? अरे है, लेकिन कब? जब राष्ट्रपति यह बोल दे,
15 दिन का गैप है, 2 हफ्ते का गैप है। एक सरकार गई, दूसरी सरकार को आना है, शपथ ग्रहण हुआ नहीं है। पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठा लिया, पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठा लिया, देश पर आक्रमण कर दिया। अब देश को आनन फानन में एक तुरंत क्या जरूरत है, एक नए कानून या एक डिसीजन की जरूरत है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे में राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद की सरकार, और वो जरूरी मुद्दे पर कोई बिल या विधेयक पास कर सकते हैं या कोई नीति निर्माण कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन यह महत्वपूर्ण मुद्दा केवल राष्ट्रपति के कहने पर ही कार्यवाहक सरकार द्वारा लिया जाएगा। राष्ट्रपति वह आदमी है जो कि कार्यवाहक सरकार को भी किसी महत्वपूर्ण बिल के लिए, किसी महत्वपूर्ण विधेयक के लिए भी ऑथोराइज कर सकता है, अथॉरिटी दे सकता है। क्या मेरी बात सुन रहे? नहीं बात सुन रहे? वैसे तो कार्यवाहक सरकार हार चुकी है पिछले चुनाव में, उसे किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ नीति निर्माण नहीं करना चाहिए। भाई उसका हक हो गया ना, किस हक से है वो? उसे देश की सरकार, उसे देश की जनता ने हटा दिया, तो किस मुल्क से वो देश की संसद में जा रही है? तो ऐसे में देखा जाए तो करना तो नहीं चाहिए महत्वपूर्ण मुद्दे पर, है ना? दैनिक मुद्दों पर करेगी, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगी, दैनिक जो प्रशासन संबंधी मुद्दे होते हैं वो देखेगी, उस पर कोई डिसीजन ले सकती है ना? पहली बात, हर एक निर्णय कार्यवाहक सरकार द्वारा लिया गया हर एक निर्णय राष्ट्रपति की जांच के दायरे में रहेगा। राष्ट्रपति उसे देखता रहेगा। मेरी बात सुन रही? कौन सा बिल आज पास होने वाला है, कौन सा बिल पास करोगे, क्या डिस्कशन करने वाले हो, क्या करने वाले हो, पूछता रहेगा। क्या मेरी बात सुन रही है? और दूसरी बात क्या है, अगर कोई आपातकाल आ ही गया, कोई परेशानी आ ही गई, कोई मुसीबत आ ही गई, तो ऐसे में राष्ट्रपति वह व्यक्ति है जो इस कार्यवाहक सरकार को भी बोल सकता है कि भैया जल्दी बिल पास करो, भले ही आपकी अथॉरिटी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन देश में संकट है ना, नई सरकार को आने में, शपथ ग्रहण होने में भी 10 दिन का समय है, जल्दी से करो। नहीं समझे बात? अरे बोलो, भारत पे परमाणु हमला हो गया, भारत पे परमाणु हमला हो गया, तो ऐसे में देश की संसद क्या वेट करेगी नई सरकार का? उसे कुछ, समझ रहे हो ना, उसे कुछ नीतिगत परिवर्तन करने पड़ सकते हैं, उसे कुछ नई नीतियां, नए निर्णय लेने से पड़ सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? वो सारी अथॉरिटी कौन दे रहा है? राष्ट्रपति दे रहा है कार्यवाहक सरकार को। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत गर्मी लग रही है, चलो गर्मी तो है, लिखवा दें? लिख लो कुछ, क्या लिखवा? तो लोग समझदार खुद ही खुद से क्या बोल रहे हो? सर स्पीकर को सैलरी किसकी मिलती है? सांसद की मिलती है? कौन से स्पीकर की? हाँ, स्पीकर की मिलेगी। लोकसभा स्पीकर का कार्य लिखा हुआ है कहाँ पर? हमारे नहीं, दोनों में जो सबसे सुपीरियर पोस्ट होती है उसे मिलेगा। उन्हें भी मिलता है सैलरी। क्या कह रहे हो? उन्हें सैलरी किसकी मिलेगी? सांसद ही होते हैं। बात करेंगे अभी बात करेंगे, अभी संसद की बात अभी और करेंगे। हाँ क्या सकता है, लंबित किया सकता है। ये सब जो है ना, कोई भी पद जो है वो अधिकतर इन सब दायरे में ही रहता है ना? किसी भी पद को एकदम बहुत सर्वशक्तिशाली नहीं बना दिया गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसी पद को सारी शक्तियां नहीं दे दी गई हैं। आज तो बहुत गर्मी हो रही है भाई, क्या चक्कर है? चलो कुछ लिख लें हम लोग, लिखोगे? कितना लिखा आप लोगों ने? कार्यवाहक सरकार के बारे में कुछ लिख लें, थोड़ी सी हटाओ तो सडन दिखाएंगे। जो कार्यवाहक सरकार, हाँ, और क्या? कार्यवाहक सरकार अभी डीजे वाले सुन रहे हैं बीच में। कार्यवाहक सरकार लिखोगे? निम्न परिस्थितियों में कार्यवाहक सरकार को बनाया जाता है
देखो, एक कार्यवाहक सरकार तभी अस्तित्व में आती है, एक कार्यवाहक सरकार तभी अस्तित्व में आती है जब मंत्रिपरिषद लोकसभा का समर्थन खो देता है, लोकसभा का समर्थन खो देता है, या लोकसभा भंग रहती है, ठीक है। ठीक है, यह एक राज अंतराल है ना, राजंतराल अवधि की सरकार होती है। यह एक राजांतराल अवधि की सरकार होती है। राजांतराल समझ गए? दो राज्य के बीच में जो अंतराल है उसकी सरकार है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरगेनम, ठीक है, इंटरगेनम या ट्रांजिशन बोलते हैं। और यह तब तक बनी रहती है जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता। यह तब तक बनी रहती है जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम क्लियर है? ठीक है, सोच के बताओ, दिमाग लगा के, कि कार्यवाहक सरकार कौन सी वो फिल्म आई थी? अरे नहीं, कहाँ ये सब मारधाड़ वाली फिल्म। एक फिल्म आई थी जिसमें वो आदित्य राय कपूर रहता है, गाना गाता है, सुन रहा है तो सो रहा हूं मैं, क्या है? आशिकी 2 में आदित्य राय कपूर पूछ रहा है कि मैं तुम्हारी जरूरत हूं या मैं तुम्हारी आदत हूं? क्या मेरी बात समझ नहीं? समझे बात? समझ रहे हो? तो अब सोच समझ के बताओ, कार्यवाहक सरकार जरूरत है या आदत है? जरूरत है, पक्का? बस यही उत्तर फिल्म की जो नायिका है वो भी देती है ना, जरूरत। मेरी बात से जो ऐसी जरूरत जो बाद में आदत बन जाती है। क्या मेरी बात क्लियर? अब जब जरूरत है, क्या मेरी बात सुन रही? ये बात तो एकदम क्लियर की जरूरत है, तो क्या एक सीमा से परे क्या कोई डिसीजन लेने लायक है? नहीं लेने लायक है, पहली बात। दूसरी बात, क्या बार बार कार्यवाहक सरकार आएगी? आएगी, लेकिन कब आई है? कब आई है? जब जरूरत पड़ी है तब आई है ना, कि आदत के अनुसार आ गई है? जरूरत के अनुसार आई है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो मूवी का एग्जांपल से बहुत खुश आता है, ठीक है? तो जरूरत के अनुसार जो चीज आई है, बहुत सिंपल सी बात है, जो चीज जरूरत के अनुसार आई है ना, वो जरूरत खत्म होने पर चली भी जाएगी। कार्यवाहक सरकार आज जरूरत है तो है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास कोई ना कोई मंत्रिपरिषद होना चाहिए, है ना। आपातकाल में भी देश के पास कोई सरकार होनी चाहिए, कोई इमरजेंसी, कोई संकट की घड़ी में एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए,
तो जरूरत है तो है, मेरी बात समझ आई? लेकिन क्या 12-14 दिनों से ऊपर रहेगी? नहीं रहेगी। कहने बात तेरे आदत नहीं बनने दे। क्या मेरी बात समझ आई? नहीं समझे बात? तो यही बात लिखना है। देखो पूरा रेफरेंस देके मत लिखो। देखो सुप्रीम कोर्ट, अभी मैंने नहीं कहा है, ये मत करने की आशा बिल्कुल मैं ऐसा लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने यूएन राव 1971, यूएन राव 1971, यूएन राव 1971 के केस में यह स्पष्ट किया है कि एक कार्यवाहक सरकार जरूरत के समय बनाई गई सरकार है। हालांकि संविधान कार्यवाहक सरकार और उसकी कार्य प्रणाली, नियम कायदे आदि को लेकर संविधान जहाँ लिखा है ना, वहां संविधान में लिख लो, संविधान में, ठीक है? बस आगे में लगाना है, ठीक है? संविधान में कार्यवाहक सरकार के कार्यप्रणाली, उसके नियम कायदे आदि को लेकर, है ना, कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं मिलता। फिर भी संसदीय संस्कृति के तहत इसे बनाया जाता है। इसे संसदीय संस्कृति के तहत बनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ कोई समस्या नहीं है, ठीक है? एक एग्जाम्पल है, लेकिन उसे जाएंगे तो फिर बहुत डीप में चले जाएंगे, समय नहीं कम है लोगों के पास, पता है आप लोगों को? थोड़ा सा इस पर आ रहा है, इसे लगाया हुआ इस पर आ रहा है, देखते हैं कहाँ जाता है। इसमें देख लेना कोई पॉइंट छूट तो नहीं जाता है, अब कोई पॉइंट छूट रहा है तो सही बात है।
क्या नहीं आ रहा, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए उससे। हेड डाल लीजिएगा महान्यायवादी, महान्यायवादी। अभी डीप में नहीं जा रहे, ताकि आप लोगों को से तो खत्म करना है, ठीक है। महान्यायवादी, ठीक, हेड डालिए महान्यायवादी। केयरटेकर गवर्नमेंट के बारे में कुछ और चीजें थी, लेकिन अब देखते हैं अगर आगे मौका मिलेगा तो इसे पढ़ाएंगे, है ना। पहले थोड़ा सा आर्टिकल वाइज आ जाते हैं। अंतरिम सरकार के बारे में थोड़ा उसके बारे में, दोनों के बारे में डिफरेंस कर दीजिए। डिफरेंस अंतरिम सरकार का ये है कि जब राजनैतिक, है ना, जो क्या बोलेंगे, जिनका सब चुनाव नहीं किया जाता, चुनाव उनका भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिनका चुनाव नई व्यवस्था के अनुसार ना हो, है ना। जब व्यवस्थात्मक बदलाव होता है, जब व्यवस्थात्मक बदलाव हो रहा है, ठीक है, तब बीच की सरकार को बोलते हैं अंतरिम सरकार। यानी कि जब तक नया संविधान नहीं लिखा जाएगा तब तक वह सरकार कार्य करती रहेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? उस सरकार को बोल रहे हैं अंतरिम सरकार। तो वो सरकार लंबे समय तक कार्य करती है। मेरी बात सुनाई? हो सकता है 4 साल में संविधान लिखो, हो सकता है 4 साल में संविधान लिखने के बाद उसके 3 साल बाद चुनाव करवा पाओ, ठीक है। तो 7 साल तक वो सरकार चले बिना किसी अथॉरिटी। भाई इस सरकार को अथॉरिटी मिली थी सरकार चलाने की, जब तक नई सरकार नहीं आएगी तब तक वो कुछ दिन और रन कर ली, ठीक है। अंतरिम सरकार के पास नई व्यवस्था के अनुसार अथॉरिटी नहीं रहती है। नई व्यवस्था के बन जाने तक, नया संविधान के लिख जाने तक, मेरी बात समझ, यह संवैधानिक प्रावधानों में कोई आमूलचूल बदलाव हो रहा है, बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो उसके किए जाने तक जो सरकार बनी हुई है वो है अंतरिम सरकार। कहीं लिख लो, लिख लो छोटा सा अंतरिम सरकार डाल के लिख लो। अंतरिम सरकार और कार्यवाहक सरकारों में अंतरिम सरकार और कार्यवाहक सरकार में मूलतः यह अंतर होता है, मूलतः यह अंतर होता है कि अंतरिम सरकार किसी व्यवस्थात्मक संवैधानिक बदलाव के बाद नई सरकार के चुने जाने तक, नई सरकार के चुने जाने तक नई सरकार के चुने आने तक सत्ता में बनी रहती है। और अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करती है। भारत में अब तक एक बार ही अंतरिम सरकार बनी है। भारत में अब तक एक बार ही अंतरिम सरकार बनी है। भारत में अब तक एक बार ही अंतरिम सरकार बनी है। कब बनी है? 1946, 46, ठीक है, से लेकर कब तक? 1952 तक, जब तक चुनाव नहीं होगा, ठीक है। उस सरकार को अंतरिम सरकार बोल रहे हैं। जब नया संविधान लिखा जा रहा है और जब संविधान लिख के तैयार होगा तो नए तरह के चुनाव किए जाएंगे, ठीक है। तो ये व्यवस्थात्मक संवैधानिक बदलाव है जिस प्रक्रिया से भारत गुजर रहा था। तो वो जो भी 5-6 साल का समय लगा, उस समय जो सरकार है वो अंतरिम सरकार। क्या मेरी बात क्लियर है? कार्यवाहक सरकार हर 5 साल में एक बार आ सकती है ना। हर 5 साल में पुरानी पार्टी गई, नई पार्टी आई, तो हर 5 साल में 10, 12, 15 दिन के लिए आ सकती है। जबकि कार्यवाहक सरकार बहुत ही कम अवधि की, जबकि कार्यवाहक सरकार, लिखने से भागो नहीं, लिखने का पेपर है। जबकि कार्यवाहक सरकार
बहुत ही कम अवधि की सरकार होती है जो मूलतः राज अंतराल में बनती है। दो सरकारों के बीच का समय लिख लो, 2 सरकारों के बीच का समय, 2 सरकारों के बीच का समय। ठीक है, हम दोबारा आर्टिकल्स पर आ रहे हैं। हमने बहुत बेसिक कवर कर लिया है ना, जितना आपका लेक्चर था उस हिसाब से हमने बहुत डीप में पढ़ाई कर ली है, बहुत बेसिक कवर कर लिया है। दोबारा आर्टिकल पर आ रहे हैं ताकि थोड़ा सा प्रोसेस स्पीड अप कर दें। ठीक है, चलो हेडर हो गए महान्यायवादी। देखो लिखिए, ठीक है। और महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76। कौन नियुक्त कर रहा है? राष्ट्रपति, और ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जल्दी से एक लाइन लिखोगे। देखो अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में, देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक है। इसके अलावा एक बहुत सिंपल सी बात कि कुछ अर्हताएं होंगी ना इस पद की, तो देखो पद की अर्हताएं, पद की योग्यता है। ये योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता में 3 पॉइंट बनाओगे, जैसे लिखोगे। पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत सरकार का एडवोकेट बनने जा रहा है। कौन होना चाहिए? भारत का नागरिक, बाहर का नागरिक? भारत का नागरिक। तो लिखोगे भारतीय नागरिकता। पहली योग्यता लिखोगे भारतीय नागरिकता। योग्यता में पहली योग्यता लिखोगे भारतीय नागरिकता। ठीक है। दूसरी योग्यता लिखोगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष, या फिर उच्च न्यायालय के वकील के रूप में, उच्च न्यायालय के वकील के रूप में 10 वर्ष का अनुभव, न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव। समझ में आ गया? अगर न्यायाधीश था किसी हाई कोर्ट में तो कम से कम 5 साल न्यायाधीश रहा हो। अगर वकील था हाई कोर्ट में तो कम से कम 10 साल रहा हो। कोई दिक्कत तो नहीं है? तीसरा नोट करोगे, राष्ट्रपति के मत अनुसार न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति। राष्ट्रपति के मत अनुसार, राष्ट्रपति के मत अनुसार, भाई राष्ट्र का प्रतिनिधि कौन है? प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्र एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट में, यानी कि महान्यायवादी के अपॉइंटमेंट में राष्ट्रपति का मत सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके अनुसार क्या होना चाहिए? योग्य व्यक्ति होना चाहिए जिसे न्यायिक मामलों की अच्छी समझ हो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जिसे न्यायिक मामलों की अच्छी समझ हो, गहरी समझ हो, वही देश की सरकार का वकील बनने योग्य है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो राष्ट्रपति के अनुसार न्यायिक मामलों में योग्य। अब 76(1) कभी क्या होता है ना, 76(1) 76(2) करके ऐसे आता है, तो 76 एक डालोगे ना, छोटे छोटे होगा। देखो जैसे 76(1) अनुच्छेद 76 क्लॉज 1 डैश से लिखोगे राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति। बस इतना लिख लो, पूरा लाइन नहीं लिखना है। याद रखना है कि 76 के पहले इसमें, ठीक है, 76 के पहले क्लॉज में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति। दूसरा लिखोगे अनुच्छेद 76(2)
ठीक है। महान्यायवादी के कर्तव्य, महान्यायवादी के कर्तव्य डैश में लिखोगे, डैश करके लिखो, महान्यायवादी के कर्तव्य डैश विधि संबंधी मामलों पर, विधि संबंधी मामलों पर, विधि संबंधी मामलों पर भारत सरकार, केंद्र सरकार को सलाह, केंद्र सरकार को सलाह, विधि संबंधी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह। दूसरा उसी में लिखोगे या राष्ट्रपति के कहे अनुसार, राष्ट्रपति जो भी जिम्मेदारी देते हैं वो से निभानी पड़ेगी, विधि संबंधी जिम्मेदारी, ठीक है। गवर्नमेंट को जब किसी केस में पार्टी बनाया जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर आप केस करेंगे कि सर सड़क चौड़ी की गई है, मेरा तुलसी का पौधा उसी में चला गया है और उसी तुलसी के पौधे से मुझे यूपीपीसीएस या यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना था, नहीं समझे बात, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपने गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? अब जब आपने गवर्नमेंट को एक पार्टी बना दिया केस में, तो गवर्नमेंट की ओर से कौन आएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कौन आएगा? महान्यायवादी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो एक तरह से भारत के सभी जितने भी न्यायालय हैं उसमें भारत की सरकार का प्रतिनिधि कौन रहेगा? महान्यायवादी। नोट किया इस बात को, नोट करो, अनुच्छेद 76(3), ठीक है, अनुच्छेद 76(3) में लिखोगे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, और केंद्र सरकार के बिंदुओं को कौन रखेगा? यही रखेगा महान्यायवादी। केंद्र सरकार तो कुछ बोलेगी कि नहीं रोड चौड़ी करने की जरूरत थी, क्या मेरी बात क्लियर है? तो उसमें सारी चीजें कौन, केंद्र सरकार का, उसे कौन बोलेगा? महान्यायवादी। कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रतिनिधि लिखी तो मेरी बात समझ आ गई तुम लोगों को कि जितनी भी सुनवाई होगी, जितना भी कुछ होगा, अगर केंद्र सरकार को एक पार्टी बनाया गया है तो केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा होगा? महान्यायवादी। कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला लिखोगे 76(4) के अनुसार, ठीक है। इसमें कार्यकाल लिखा हुआ है और पनिशमेंट लिखा हुआ है। कार्यकाल इसका क्या होता है? प्रसार पर्यंत, प्रसार पर्यंत मतलब क्या होता है? एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक राष्ट्रपति खुश रहेगा, और राष्ट्रपति की खुशी यानी किसकी खुशी? मंत्रिपरिषद की खुशी। मेरी बात सुनाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक तरह से इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता और इसीलिए सरकार के गिरने पर यह अपने आप इस्तीफा देता है। हालांकि इस बारे में अनुच्छेदों में कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी अपने आप इस्तीफा देता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि मंत्रिपरिषद यानी किसी गवर्नमेंट, किसी सरकार ने उसे अपॉइंट किया था, है ना, उसका फेवरेट था, उससे समर्थन प्राप्त था, अब दूसरे की सरकार आ गई, ठीक है। तो ऐसे में महान्यायवादी का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो इस्तीफा दे दे और नए व्यक्ति को अवसर प्रदान करे, नैतिक कर्तव्य बनता है। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके लिए कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? नोट करोगे 76(4) के 76, देखो 76(4) देखो ये कार्यकाल, कार्यकाल डैश करके लिखोगे राष्ट्रपति ब्रैकेट में मंत्री परिषद के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति ब्रैकेट में मंत्री परिषद के प्रसाद पर्यंत। क्यों मैं मंत्री परिषद बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मंत्री परिषद जैसा बोलेगा वैसे ही राष्ट्रपति करेगा कि प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत समझ में आ गया? जब तक राष्ट्रपति खुश है, यानी जब तक मंत्री परिषद खुश है। दूसरा क्या है? एक तो ये होगा 76(4) में, और क्या है? पारिश्रमिक। पारिश्रमिक समझ गए? सैलरी, वेतन, भत्ते। फिर लिखोगे पारिश्रमिक, पारिश्रमिक,
पारिश्रमिक में लिखोगे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, पारिश्रमिक डैश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। ठीक है। इसके अलावा 74 में और क्या लिखा हुआ है कि महान्यायवादी जो है वो सदन की गतिविधियों में सुनवाई का अधिकार रखता है। इस तरह से भाग ले सकता है कि सुनवाई का अधिकार रखता है, लेकिन क्या कोई मताधिकार से प्राप्त होगा? क्या कोई मताधिकार प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। ये कोई एमपी तो है नहीं, ये कोई सांसद तो है नहीं, इससे मताधिकार प्राप्त, इससे मताधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो नोट करोगे महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में दोनों सदनों की कार्यवाही में सम्मिलित होने का विशेष अधिकार है, होने का विशेष अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। कोई मुझे बताया कि मतदान का अधिकार क्यों नहीं? इसी बात को बता दो, मतदान का अधिकार नहीं। और सही बात, सदस्य नहीं है। एक और अच्छा कारण बताओ, थोड़ी और गहराई में जाओ। नहीं है। इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? जनता कर रही है या मंत्री परिषद कर रहा है? मंत्री परिषद क्या लगेगा? कर रहा है। चलो, मंत्री परिषद कर रहा है या जनता कर रहा है? जनता कर रही है कि मंत्री परिषद कर रहा है? मंत्री परिषद कर रहा है ना। मंत्री परिषद की सलाह पे राष्ट्रपति कर रहा है एक तरह से, तो मंत्री परिषद ही कर रहा है। मेरी बात समझाई? और मंत्री परिषद कौन है? सरकार नहीं है। तो सरकार क्या किसी एक आदमी को ऐसे नियुक्त कर सकती है जो कि संसद में उसके फेवर की बात करे? भाई, वो सरकार का प्रतिनिधि है, किसी सत्तारूढ़ दल के फेवरेट समर्थन से आ रहा है। अगर उसके पास मताधिकार भी संसद का हो गया तो क्या ये सरकार के पक्ष वाली बात नहीं हो जाएगी? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो बहुत सिंपल सी बात है, एकदम साफ, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति कर रहा है, इसलिए इसे मताधिकार में भाग लेने का अधिकार नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई समस्या नहीं इसमें? और हाँ, देखिए, संसद के सदस्य की तरह ही समझा जा रहा है। ठीक है, भले ही संसद की कार्यवाही तो अधिकार है, लेकिन मताधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी इसे एक संसद के सदस्य की तरह समझा जाएगा। इसके पास सारी लगभग वही पावर रहेंगी जो किसी भी सांसद के पास होती है। वही वेतन, उसी तरह के बंगले, समझ रहे हो ना? सब कुछ वही रहेगा जो कि एक सांसद का होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? लिखोगे इस बात को? लिखो। इसे एक सांसद की तरह भत्ते और विशेष अधिकार मिलते हैं। इसे एक सांसद की तरह सभी भत्ते एवं विशेष अधिकार मिलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 76 आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में है, उसी तरह राज्य स्तर पर महाधिवक्ता है। क्या मेरी बात क्लियर है? उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, सब वही कहा। राज्य सरकार को प्रदर्शित करेगा किसी केस में। क्या मेरी बात क्लियर है? बाकी सब वही काम है जो राज्य की विधायिका में प्रेजेंट रहेगा, विधायकों के बराबर उसके वेतन रहेगा, पारिश्रमिक रहेगा, विशेष अधिकार रहेगा, लेकिन मताधिकार नहीं रहेगा। सब वही काम महाधिवक्ता का। नोट करोगे? देखो, ठीक उसी तरह अनुच्छेद 165(1) के तहत, ठीक इसी तरह अनुच्छेद 165(1) के तहत, ठीक है, राज्यपाल राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने के लिए
राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने के लिए राज्य के प्रथम विधिक सलाहकार की हैसियत से राज्य के प्रथम विधिक सलाहकार की हैसियत से उच्च न्यायाधीश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले को बनने की योग्यता धारण करने वाले को महाधिवक्ता के रूप में महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करता है। महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, जहां ऊपर लिखा है आपने कि मताधिकार नहीं होता है लेकिन संसदीय कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, दोनों शब्दों की, है ना? दोनों शब्द लिखे ना, संसदीय दोनों शब्द वही संसद लिखा है ना आप लोगों ने? ठीक है, वहां लिख लीजिएगा अनुच्छेद 88। यह बात किसमें लिखी हुई है? अनुच्छेद 88। संसद के दोनों सदनों में महान्यायवादी कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मताधिकार नहीं होता है। यह बात किसमें लिखी हुई है? अनुच्छेद 88। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ये क्लियर हो गया। ये सब है लेकिन ये सब पढ़ी होगा। है डालोगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अच्छा, छोड़ रहे हैं, ठीक है, कल कर लेना है सब लोग, रोक दो, ठीक है। कल कर लेना है। आप लोग का बेसिक पार्लियामेंट खत्म हो गया है, मेरी बात समझ में आई? अब अनुच्छेद में कुछ चीजें हैं रटने वाली फैक्चुअली, वो पीडीएफ के रूप में आपके समूह पर सेंड कर दी गई है। कृपया रटने वाला काम खुद से भी थोड़ा सा करें। क्या मेरी बात समझ में आ गई? रटने वाली जो चीज़ें खुद से भी रटे। यहाँ रटवाऊंगा क्या? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल करूँ? नहीं ना, अनुच्छेद रटना, अनुच्छेद रटो थोड़ा सा। बाकी बेसिक पार्लियामेंट पूरा कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीज़ें बाकी जो भी आगे भी कवर कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा स्पीड अप कर लें, है ना? 8-10 दिन का टाइम हम लोग कोर्स खत्म करते हैं। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का पद सर यूएसए से लिया गया है। आपने प्रेसिडेंट के बारे में लोगों को पढ़ाया? प्रेसिडेंट का कौन सा नियुक्ति, प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादातर तो यूएसए से लिया गया है, अभी यूएसए से लिया गया है। आपने उसके तुलना में विश्लेषण किया, तो आपने विश्लेषण किया तो उसी तरह जो मंत्री परिषद है तो उसका सचिव ब्रिटेन से पद लिया गया है। हाँ। तो एक बार ब्रिटेन के मतलब ब्रिटेन और भारत का तुलनात्मक बहुत समय लग जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि पूरी तरह से आप